दोस्तों नमस्कार। पहला टेलीफोन मुकेश सहनी के पास गया। दूसरा टेलीफोन हेमंत सोरेन के पास गया। तीसरा टेलीफोन लालू प्रसाद यादव के पास गया। चौथा टेलीफोन अशोक गहलोत के पास गया। पांचवा टेलीफोन तेजस्वी यादव के पास गया। छठा टेलीफोन एक साथ कई लाइनों के जरिए उम्मीदवारों के पास गया और उस टेलीफोन की तरफ से जिसकी आवाज आई और जिसने जो भरोसा दिलाया, उस भरोसे के आसरे हर कोई मानता चला गया। मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे। पत्रकार पहुंच चुके थे। उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। हेमंत सोरेन 6 सीटों पर लड़ने जा रहे थे। टेलीफोन आने के बाद उन्होंने कहा अब वह चुनाव के मैदान में नहीं है, चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके बाद लालू प्रसाद यादव के साथ अतीत और भविष्य को लेते हुए मौजूदा वक्त यानी वर्तमान की परिस्थितियों पर जो सीधी चर्चा हुई, उसके बाद लालू यादव भी खामोशी के साथ अपने पत्तों को फेंटते फेंटते रुकने लगे। अशोक गहलोत पुराने कांग्रेसी और कांग्रेसियों के जरिए कांग्रेस के लिए बिसात बिछाने में माहिर। उनके साथ संवाद बहुत साफ था। बंद कमरे में बातचीत होगी, लेकिन इतनी खुली होनी चाहिए कि सामने वाला यह ना सोचे कि कमरा जैसे ही खुलेगा बातचीत भी खुल जाएगी। बिल्कुल नहीं। और हुआ यही आज। तेजस्वी यादव के पास टेलीफोन गया तो एक भरोसा और एक उम्मीद आने वाले वक्त को लेकर और खुले तौर पर बिहार के 243 सीटों पर सहमति, सहयोग और आपस में मिलकर काम करने के तरीके की चर्चा। उसके बाद जिन उम्मीदवारों के पास टेलीफोन गया, उन्हें यह भरोसा और उम्मीद कांग्रेस को खड़ा तो करना है, लेकिन जब आपके सामने कोई टारगेट हो तो उस टारगेट को पहले पकड़ना चाहिए और वही आपकी राजनीतिक जमीन होगी। और यह स्थिति पूरे देश में लानी है। एक एक करके सभी मान गए और तय यह हुआ कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें महागठबंधन के तमाम नेताओं की मौजूदगी होगी, या कहें महागठबंधन ने जिन नेताओं को नियुक्त किया और जो इस वक्त बिहार के चुनाव में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, वो सब एक साथ बैठेंगे और एक एक सीट ही नहीं बल्कि 243 सीटों पर तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं, कांग्रेस लड़ रही है, मुकेश सहनी लड़ रहे हैं, हेमंत सोरेन भी लड़ रहे हैं और हर वो व्यक्ति लड़ रहा है जो इस वक्त चाहता है कि दरअसल एनडीए यानी बीजेपी यानी नीतीश कुमार यानी मौजूदा 2 दशक से ज्यादा की सरकार को अब बिहार में रहने नहीं देना है। वो टेलीफोन किसी दूसरे का नहीं, राहुल गांधी का है। जिस उम्मीद और आसरे के साथ राहुल गांधी ने एक एक करके इस बिसात को बिछाया और ये संकेत चलते चले गए कि दरअसल महागठबंधन के भीतर एक हड़कंप है, एक टकराव है। जो चाहते थे वही हुआ। बीजेपी ने इसे मुद्दा बना दिया, या कहें एनडीए के भीतर यही सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा हो गया। वो तमाम परिस्थितियां गायब होने लगी जिसमें इससे पहले के चुनाव में जिन बातों का जिक्र एनडीए किया करती थी, हाथ से बाजी फिसलती चली गई, परिस्थितियां बदलती चली गई। फिर ऐसा क्या हुआ, सहमति दर सहमति बनते बनते बात अब कल जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार सभी को है वह होने वाली है और हर कोई 243 सीटों पर लड़ेगा। यह दरअसल बिहार चुनाव का ऐसा पहला चैप्टर है जिसकी तोड़ बीजेपी के पास नहीं है, क्योंकि जिस रास्ते चिराग पासवान चल रहे हैं, जिस रास्ते सम्राट चौधरी चल रहे हैं, जिस रास्ते नीतीश कुमार चल रहे हैं, जिस रास्ते उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी चल रहे हैं, उन रास्तों ने एक साथ सिर्फ एक तस्वीर के आसरे खुद को बतलाया कि हम एक साथ खड़े हैं। उसके अलावे अलग अलग तरीकों से अपने अपने वोट बैंक और अपनी जीत की उम्मीद को बरकरार रखने के लिए जिन रास्तों पर चलने की हर किसी ने सोची, उसने बिहार को भी हैरान कर दिया है। शायद इसीलिए यह दूसरा चैप्टर कहीं बड़ा है। इस चैप्टर के भीतर जिन बातों का जिक्र
एनडीए के भीतर से निकल कर हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ये संवाद नहीं है कि एनडीए के भीतर डर है, एनडीए के भीतर या वाकई कोई सत्ता पाने की चाहत है। वो तो अपनी अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए और छोर से आगे बढ़ने की सोच है। और तीसरा चैप्टर कहीं ज्यादा खतरनाक है। यह खतरनाक इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर को सबसे पहले इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा था। इस देश में जरा कल्पना कीजिए, ब्लैक मनी का जब जिक्र हो रहा था तो वह 50 लाख करोड़ तक गया था और उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के लिए हर खाते में 15 लाख रुपए देने का वादा किया था। बेरोजगारी और मुफलिसी में जीते हुए भारत को हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। वादे पूरे हुए नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए। 11 बरस गुजार चुके हैं और ऐसे में एक अलग दांव तेजस्वी यादव ने चला। तेजस्वी यादव ने कल्पना से परे आगे बढ़कर जिन बातों को उठा दिया, उसका एक संदेश बहुत साफ है। इस देश के लोग उम्मीद और आसरा इसलिए पालते हैं क्योंकि राजनीतिक तौर पर कोई विकल्प इस देश में बच ही नहीं रहा है। और अगर उम्मीद और आसरा भी खत्म हो जाए तो फिर सांस लेना कठिन हो जाएगा। इसीलिए तो 15 लाख पे भरोसा हुआ था कि हमारे खाते में आ जाएंगे। इसीलिए तो 2 करोड़ नौकरियों पर कहीं ना कहीं एक सहमति बनी थी। बीजेपी है, राष्ट्रीय पार्टी है, फैली हुई है तो वो कमाल कर देगी। एक कदम आगे बढ़ के तेजस्वी यादव ने कहा, हर घर में एक सरकारी नौकरी। कल्पना के परे यह परिस्थिति हो सकती है, लेकिन इसके साथ साथ महिलाएं जहां रोजगार करती हैं, अगर उनकी आय 10,000 रुपए है तो उसको 3 गुना कर दीजिए और हम 30,000 रुपए देंगे। इस वादों की फहरिस्त में उन्होंने जिस पोटली को घुमाया है उसमें सिर्फ जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा भर नहीं है, 10,000 की जगह 30,000 रुपए प्रति महीने वेतन देना है। संविदा कर्मियों को अस्थाई देना है। हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देनी है। जो कर्ज में डूबी हुई जीविका दीदियां हैं वो कर्ज खत्म कर देना है। 5 लाख रुपए आपको कर्ज के तौर पर नए पैसे मिल जाएंगे, वह भी इंटरेस्ट फ्री। यानी एक ऐसी परिस्थिति की लकीर बिहार के चुनाव में खिंचने लगी जिसमें अपने मुद्दों को कौन बताए, दूसरे द्वारा उठाए गए मुद्दों को ही खारिज करने की दिशा में एनडीए बढ़ गई, बीजेपी बढ़ गई। यानी हथेली खाली है इस वक्त एनडीए की, लेकिन दूसरी तरफ की परिस्थितियां क्या वाकई मजबूत हो गई है। आज हर चैप्टर का जब आप कोर्स पढ़ना शुरू करेंगे तो पहली नजर आपकी कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगी। जिस MY कॉम्बिनेशन के जरिए वोट साधने का जिक्र किया गया, उस M का मतलब होता है मुस्लिम और Y का मतलब होता है यादव। इन दोनों के वोट बैंक को मिला दीजिएगा तो जो वोट बैंक आरजेडी को मिलता है वोट में तब्दील होकर, वह भी पूरा नहीं मिल पाता। यानी वो दोनों तबका अगर एक साथ खड़ा हो जाए तो बिहार के ऊपर 30% से ज्यादा वोट आरजेडी के पक्ष में होंगे, सत्ता में वो आ जाएगी। लेकिन 30% नहीं, वह तो 20% के इर्द गिर्द अक्सर अटक जाती है। ऐसे में जरा आप कल्पना कीजिए, चिराग पासवान सरीखा युवा नेता जिसके आश्रय बीजेपी हर दांव खेलने को तैयार, नीतीश कुमार को दरकिनार करने को तैयार, वह चिराग पासवान एम से कहते हैं। एम का मतलब यह है कि सांप्रदायिक यानी कॉम्युनल तौर पर बिहार को बांट देना। वाई का मतलब है यादव नहीं, युवाओं को बिहार के भीतर बांट देना। यानी बांटने की राजनीति इस देश में किसने और कैसे शुरू की, और जो बांटने की परिस्थितियों से नफरत निकलकर आई उसने इस देश में अल्पसंख्यक समुदाय, उसके बाद पिछड़े तबके, उसके बाद दलित आदिवासियों के साथ क्या कुछ नीतियों के आश्रय हुआ, क्या वाकई सब कोई भूल चुके हैं? शायद नहीं। और अगर नहीं भूले हैं तो आइए चैप्टर का पहला हिस्सा जो है वह चिराग पासवान के इस भाषे के टुकड़े के नाम है, सुन लीजिए। लटका कर घूमता है एमवाई समीकरण को। क्या है भैया एमवाई समीकरण? एम बिहारियों को सांप्रदायिकता में बांटना, वाई बिहारियों को जातीयता में बांटना।
वही हम भी एमवाई समीकरण की बात करते हैं, पर हमारे एम में देश की ही नहीं दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला शक्ति है, तो वाई में बिहार की ही नहीं देश की सबसे बड़ी आबादी युवा शक्ति है। इस एमवाई समीकरण के साथ हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। यानी ध्यान दीजिए, इस वक्त सत्ताधारी एनडीए के पास जो भाषण में कहने के लिए है वह सिर्फ और सिर्फ 20 बरस से जो सत्ता में नहीं आए हैं उन्हीं पर निशाना साधकर अपनी गद्दी, अपनी सत्ता को बचाने के तौर तरीके हैं। और उसमें नया मसाला ये जुड़ गया कि जिन दावे और वादों के साथ तेजस्वी यादव ने ये ऐलान कर दिया कि वो सत्ता में आने के बाद क्या कुछ देने वाले हैं, उसने दो बातें बिहार में एक झटके से खड़ी कर दी। पहली तो ये कि अभी तक जो नीतीश कुमार और बीजेपी की तरफ से जो भी विजन दिया जाता था बिहार को लेकर, वो एक झटके में गायब हो गया। और दूसरा, कल्पना के परे तेजस्वी ने जो वादा बिहार के लोगों से कर दिया, महिलाओं से कर दिया, जीविका दीदियों से कर दिया, बेरोजगारों से कर दिया, संविदा कर्मियों से कर दिया, यानी एक ऐसी लकीर खींच डाली जिसमें पुरानी लकीर को मिटाने की जरूरत नहीं थी। और इस लकीर का भार यह हो गया कि दरअसल पूरा एनडीए उस लकीर को मिटाने में जुट गया। यह एक ऐसी परिस्थिति है जो खुले तौर पर इस बात का ऐलान करती है कि अगर कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक सीट को लेकर जो चर्चा होने वाली है और उसमें जिन 10 सीटों पर टकराती हुई महागठबंधन की पार्टियां दिखाई दे रही है, जिसमें 5 सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस सामने है, टेलीफोन तो वहां भी गया और इसका ऐलान भी कल हो जाएगा कि दरअसल कोई टकरा नहीं रहा है। और जब कोई टकरा नहीं रहा है तो एक झटके में जो आरोप और जो विरोध और जो मुद्दे बनाने की कोशिश, सब कुछ क्या ढह कर गिर जाएगा। हमें लगता है उससे पहले तेजस्वी यादव जिस तेवर और तलखी के साथ आज अपने दावों को बता रहे थे और अपने विजन के साथ एनडीए के पास कोई विजन ना होने का जिक्र कर रहे थे, दोनों को एक साथ मिला दीजिए और फिर जरा सोचिए कि अगर इन बातों को सुनने के बाद क्या वाकई एनडीए या बीजेपी कुछ कहने की स्थिति में रहेगी। यह सवाल क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले तेजस्वी यादव की इन बातों को सुनिए, फिर बताएंगे इसके रिएक्शन और रिपरकशंस क्या होते हैं और जो होते हैं वो खुद ब खुद बीजेपी के लिए क्या सबसे बड़ा गड्ढा खोलकर उनके अपने नेता ही चले गए। लेकिन पहले तेजस्वी यादव की बात को सुन लीजिए। आज हम कह रहे हैं कि जितनी जीविका दीदी, जितनी सीएम दीदियां हैं, उनको स्थायी किया जाएगा और 30,000 रुपए प्रति माह हमारी सरकार बनने पर उन जीविका सीएम दीदियों को दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों द्वारा लिए गए लोन के सूद को माफ करा जाएगा। जीविका समूह की दीदियों को 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इस महंगाई में उनको कुछ नहीं मिलता, इसलिए उन जीविका दीदियों को हम लोग कार्य के लिए प्रति माह 2,000 रुपया हम लोग जो है देने का काम। जो बातें तेजस्वी ने कही है, जो घोषणाएं तेजस्वी ने की है, उसी का इन्होंने कॉपी किया। और आपको पता है कि पिछले बार हम लोगों ने वादा किया था माई बहन मान योजना का, तो उसके काट में इन लोगों ने जो है 10,000 का उधार का स्कीम जो है ये लाने का काम किया। लेकिन जनता अब समझ गई है। यह वाकई अजीबोगरीब स्थिति हो सकती है जिन वादों और जिन उम्मीद के आश्रय तेजस्वी यादव अपनी बात रख रहे हैं। अगर उस पूरे आंकड़े को जोड़ लिया जाए तो बिहार के बजट से कई गुना ज्यादा उनके पास पैसा होना चाहिए। बिहार इस वक्त कर्ज में डूबा हुआ है। आप कहेंगे इसकी पूर्ति कैसे होगी, लेकिन हमने कहा ना कि दरअसल इसके बीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 बरस पहले बोए थे। उस वक्त जब वो 15 लाख हर खाते में पहुंचाने का जिक्र कर रहे थे तो उनके जहन में ये बात रेंग रही थी कि 50 लाख करोड़ नहीं, लगभग 80 लाख करोड़ रुपया वो इस देश में ब्लैक मनी का बाहर से भारत ले आएंगे। सब कुछ हवा हवाई हो गया। इतना पैसा
भारत के बजट का दुगना पैसा कैसे संभव है? लेकिन उम्मीद राजनीतिक थी, जीत राजनीतिक हुई। तो क्या मौजूदा वक्त में बीजेपी इसी बात से घबराई हुई है? और जब वो इसी बात से घबराई हुई है तो यहां पर एक सवाल और होना चाहिए। आज बीजेपी के नेता ने बड़ा शानदार जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस तरीके के वादे कोई करता है तो इसका मतलब यह है कि उसको पर्याप्त और उचित शिक्षा नहीं मिली है। वो जिक्र तेजस्वी का कर रहे हैं, लेकिन एक झटके में आपकी सुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ चली जाएगी, जो वादे उन्होंने 11 बरस पहले किए थे। तो क्या वाकई पर्याप्त शिक्षा ना होना, उचित शिक्षा ना होना, या इस देश के भीतर में राजनीति ने पूरे भारत को उस दलदल में फंसा दिया है जहां पर वोटर सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातों को सुनना चाहता है? ठीक वैसे ही जैसे अखबारों के पन्ने पर या टेलीविजन स्क्रीन पर जब भाग्य विधाता के तौर पर कोई ज्योतिष आता है और बताता है आज आपका दिन कैसा रहेगा, सुन के आप खुश हो जाते हैं या फिर कई लोग दुखी हो जाते हैं। उसी आश्रय भारत की राजनीति क्या चल पड़ी है। और शायद बीजेपी के लिए यह भारी इसलिए पड़ रहा है क्योंकि उसे पता है दरअसल पूरी राजनीति और पूरा राजनीतिक गेम जो है वो टेलीविजन स्क्रीन पर या सोशल मीडिया में चल रहा है, लेकिन ग्रामीण भारत के भीतर लोगों के भीतर का गुस्सा और आक्रोश चरम पर है। इस देश के भीतर की आर्थिक नीतियां वो केंद्र की हो या राज्यों की हो, परिस्थितियां इतनी नाजुक है कि लोग 2 जून की रोटी के जुगाड़ में जिंदगी बसर करते चले जा रहे हैं और उनके हाथ खाली रहते हैं। और ऐसे में बिहार का जिक्र, जहां पर किसानों की आय सरकारी आंकड़ों के मुताबिक खेती से इस देश में 5,000 रुपए भी नहीं हो पाती है, और अगर उसमें उसकी मेहनत भी जोड़ दीजिएगा तो वह भी, यानी बिहार का किसान पंजाब में, हरियाणा में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में जाकर जो मजदूरी करता है, अगर उससे जो कमाई होती है उसको भी जोड़ दीजिएगा तो भी 7,500 रुपए वो पार नहीं कर पाता है। दिहाड़ी मजदूरों की तो पूछिए नहीं, और मनरेगा मजदूरों के बारे में इसलिए ज्ञान यहां नहीं बखारना चाहिए क्योंकि उस फेरिस्त के भीतर एवरेज जो है 40 से 42 दिन से ज्यादा पूरे साल में काम मिल नहीं पाता है, प्रतिदिन 200 से 225 रुपए, इसलिए आप जोड़ेंगे तो फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे। और ऐसे में बीजेपी जब अपने आंकड़ों को बतलाती है तो उसमें बिहार के भीतर भी जो बता रही है वो सब कुछ कहती है हमने हर घर शौचालय बना दिया, वो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जिक्र हो गया, मुद्रा योजना हम ले आए, लखपति दीदी हमने बना दिया, ड्रोन दीदी बजा दे। इस पूरी फहरिस्त को बीजेपी जब रखती है वो तेजस्वी के वादे और दावों के सामने इसलिए नहीं टिक पाती है क्योंकि इन चीजों का कोई मतलब नहीं है और लोगों की जिंदगी पे कोई सीधा असर पड़ता नहीं है। और दूसरी बड़ी बात कहीं ज्यादा बड़ी है, धोखा इस देश का वोटर कितनी बार खाए। 2015 में 1.25 लाख करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के नाम दे दिए थे। उसके बाद से हर बरस 1 लाख करोड़ के लगभग योजनाएं बिहार में आती चली गई। और अगर बिहार सरकार के चुनावी प्रचार के दायरे में आइएगा और उसी एवरेज से आप प्रधानमंत्री मोदी के प्रचार के दायरे में आइएगा तो एक क्षण के लिए आप सोच लीजिए कि अगर प्रधानमंत्री मोदी अपनी योजनाओं में प्रचार में जितना पैसा लगाते हैं और राज्य सरकार जितना पैसा लगाती है, उस पैसे के आश्रय वाकई इस देश के भीतर 10,000 की नौकरी वाकई 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिल सकती है। तो जो सरकारें प्रचारों के आश्रय चलती है तो ऐसे में राजनीतिक प्रचार चुनावी तौर पर क्या मायने रखेगा। इसीलिए दोबारा लौटिए उस टेलीफोन कॉल पे जो हर को कॉल कर रहा था, और उस कॉल के जरिए अब साझा घोषणा पत्र भी इस ऐलान के साथ है कि इन वादों को कितने दिनों में पूरा करना है। यानी एक कल्पना से एक कदम और आगे की सोच बीजेपी के लिए कल जब यह ऐलान होगा तो हो सकती है। और जब इस ऐलान के आश्रय तेजस्वी, राहुल गांधी या कहें आरजेडी और कांग्रेस और इन सब के बीच साहनी की वीआईपी पार्टी हो या फिर सीपीआई-एमएल हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, इन तमाम पार्टियों की परिस्थितियां अगर एक साथ बैठकर इन बातों का जिक्र करेगी तो एक झटके में लोग बीते हुए 20 बरस को देखेंगे या 20 बरस से पहले के 15 बरस को देखेंगे या आने वाले वक्त में अगले 5 बरस को देखेंगे, यह कोई भी कह सकता है। तो ऐसे में हमें लगता है आज सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे थे। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बड़ी चमक दमक के साथ बोलते हैं,
तथ्यों के साथ बोलते हैं, कम से कम इनकी आखिरी बात तो फैक्ट वाली है। लेकिन पहले पूरी बात सुनिए और आखिरी लाइन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। बिहार की आबादी वर्तमान समय के प्रोजेक्शन के अनुसार 13.5 करोड़ है और 4.2 पर्सन पर फैमिली ऑन एन एवरेज होते हैं। अगर आप उससे डिवाइड करें तो 3 करोड़ कुछ लाख के आसपास आता है। 23 लाख लोगों के पास सरकारी नौकरियां, उनको आप हटा दें तो भी 2 करोड़ 90 लाख के आसपास परिवार पड़ते हैं। और हर व्यक्ति को अगर आप सरकारी नौकरी देंगे तो मिनिमम 30-35 हजार तनख्वाह से लेकर 2 लाख तक की तनख्वाह होती है, यानी 70-75 हजार रुपए ऑन एन एवरेज सैलरी पड़ेगी। तो मतलब 10 लाख रुपए साल, और 10 लाख रुपए साल को अगर आप 2 करोड़ 90 से गुणा कर दें तो 29 लाख करोड़ रुपए। बिहार का बजट है 3,17,000 करोड़ रुपए। कहावत होती है उतने पांव पसारिए जितनी चादर होए, पर उतनी बात बोलिए जिसका 1/10 भी बजट न होए। ये अगर करके दिखाया है तो तेजस्वी जी ने। और यहां पर यह भी समझ में आता है कि यदि पर्याप्त और उचित शिक्षा न हो तो नेता किस प्रकार की बात करने का प्रयास करता। और आज उन्होंने एक और काम किया। सही कहा सुधांशु त्रिवेदी जी ने। आप पर्याप्त और उचित शिक्षा ना हो तो क्या होता है। इस देश का बंटाधार वादों के साथ कैसे 2014 में किया गया, 2019 में क्या कहा गया, 2024 में क्या सोचा गया, और उस दायरे में राज्य दर राज्य की परिस्थितियों को अगर आप पलटते चले जाइएगा तो आपकी हथेली बिल्कुल खाली होगी। हथेली क्यों, जेब भी खाली होगी। और इस उम्मीद के आश्रय इस देश के भीतर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो शिक्षा का हो, जो हेल्थ का हो, या किसी भी क्षेत्र में चाहे वो बैंक का ही क्यों ना हो, बैंकों में ही जनधन योजना जो शुरू की गई, खुद आरबीआई का डाटा बतलाता है कि 50% यानी अगर 50 करोड़ खाते इस देश में है तो 25 करोड़ खातों में पैसा ही नहीं है। किस उम्मीद और किस आश्रय, किस पॉलिटिशियन और किस पद वाले व्यक्ति पर कौन भरोसा करे, त्रासदी तो यह है। लेकिन वो टेलीफोन जो आया उसने अपने ही नेता अशोक गहलोत को भी सहलाया और कहा, जाइए बात कीजिए, संवाद ऐसा हो जो कल तक सहमति पैदा कर दे। और सहमति का मतलब यह होता है कि बहुत साफ तौर पर सामने जो विरोधी पक्ष है उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जानी चाहिए। गहलोत पहुंचे, बंद कमरे में पटना में बातचीत हुई। बातचीत के बाद बाहर निकले। बाहर निकलकर कहा उन्होंने, देखिए कुछ सीटों पर तो फ्रेंडली फाइट होती है, 4-5 सीटें तो होंगी। ये क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि कल यह भी नहीं होगा। तो जरा राजनीति के इस तौर तरीके को समझने से पहले, या आप इसकी हम लोग डिकोड करें उससे पहले, आप गहलोत की बाइट को सुनिए। गहलोत जो कह रहे हैं, तमाम काम बहुत स्मूथली चल रहे हैं। आपको खुद को महसूस होगा 1-2 दिन के अंदर जो भी कंफ्यूजन है तमाम सब स्पष्ट हो जाएंगे। सर ये फ्रेंडली फाइट कही जाएगी महागठबंधन की 12 नहीं, सीटों आप पर? नहीं समझे, कुछ पता नहीं कितना रहेगा। अभी तो कल शाम तक का वक्त है। मेरे ख्याल 243 सीटें हैं, उससे 5 सीटों पर कार्यकर्ता भी उत्साह में होते हैं, लोकल परिस्थिति होती है। और फ्रेंडली फाइट अगर माना जाता है तो कई राज्यों में जहाँ अलायंस हुए हैं वहाँ ये संभावना होती है। कोई इसको बहुत बड़े रूप में देखने गठबंधन में झगड़े हो गए हैं, कोई झगड़ा नहीं है। सब मिलके ही कैंपेन करेंगे और सब मिलके ही काम करेंगे और जीत के आएंगे। ये माहौल बना। ये सब इसलिए सुनाने की पहले जरूरत थी क्योंकि महागठबंधन के भीतर राहुल गांधी उस स्ट्रेटजी पर काम हर किसी से करवाना चाह रहे थे और करने में खुद भिड़ गए थे कि पहले दिन से लेकर वोटिंग के दिन तक एनडीए का पूरा प्रचार, एनडीए के पूरे मुद्दे, एनडीए की पूरी राजनीतिक मशक्कत, उसके केंद्र में कुछ दूसरी चीज नहीं होनी चाहिए सिवाय महागठबंधन के। यानी राजनीति का पहला नियम है कि आप हमेशा लाइमलाइट में रहें। और अगर महागठबंधन ही मुद्दा है, तेजस्वी यादव ही मुद्दा है, राहुल की वोट चोरी की यात्रा ही मुद्दा है, अगर तेजस्वी के वादे दावे और उम्मीद जगाने की सोच ही मुद्दा है, अगर सीटों पर टकराव ही मुद्दा है, तो एक परिस्थिति में जब सभी एक साथ खड़े होंगे तो उसके बाद मुद्दा क्या होगा।
और बहुत ही स्ट्रेटजिकली जो समझौते की दिशा में एक एक करके कदम बढ़ाने की कोशिश महागठबंधन के जरिए राजनीतिक तौर पर हुई है, उसमें ध्यान दीजिए सीपीआई भी कुछ जगहों पर टकरा रही थी, उसने अपने उम्मीदवार को पीछे कर लिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, उनकी सीट पर भी आरजेडी उम्मीदवार खड़ा करना चाहती थी, नहीं खड़ा किया, वह मुद्दा भी खत्म हो गया। इसी तरीके से जो वादे हर घर नौकरी देने का जो सरकारी नौकरी का वादा है वह भी मुद्दा बन गया। और इन मुद्दों के आसरे आपको कहीं नजर नहीं आएगा कि एनडीए, बीजेपी, नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा कोई मायने नहीं रखेगा इस पूरी प्रक्रिया के भीतर। और जब यह मायने नहीं रखेगा तो कल की तारीख है 23 और कल के बाद से सामूहिक तौर पर एक साथ चुनाव प्रचार का जो ऐलान होगा और साझा घोषणा पत्र का जो ऐलान होगा, तो समझौते की रूपरेखा स्ट्रेटजिकली हर पायदान के साथ कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई और टेलीफोन कॉल के जरिए जिन बातों का जिक्र लगातार होते चला जा रहा था वो कैसे कल पराकाष्ठा तक पहुंचेगा और इस परिस्थिति के भीतर एनडीए की हथेली क्यों खाली होगी, ये सवाल अब सवाल नहीं है। मुश्किल ये है सबसे बड़ी कि इस दौर में बिहार के वोटर, जो इस देश में सबसे गरीब वोटर हैं, हर दूसरा शख्स गरीबी रेखा से नीचे है। बिहार के भीतर बेरोजगारी की परिस्थितियां सबसे नाजुक स्थिति में है। इस देश के उद्योगों को लेकर सबसे त्रासदीदायक स्थिति बिहार की है, जहां इंडस्ट्री नहीं है। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र होता है और इस देश के भीतर जो सिंचाई व्यवस्था भी है, उसको लेकर जब सरकार दावा करती है कि इस देश में खेती की जमीन पर हम 27% सिंचाई करते हैं, तो बिहार में वो आंकड़ा आधे से कम यानी 12% पर आकर खड़ा हो जाता है। यानी एक ऐसी परिस्थिति का एक ऐसा चुनाव जिसमें राजनीतिक दलों में शह मात का जो खेल है, वो पहली बार ऐसा लगा कि शाह जिस चौसर पर शह देना चाहते थे उसी चौसर पर शतरंज की ऐसी बिसात बिछाई गई जिसमें प्यादों के जरिए हर वक्त शह देने की ऐसी स्थिति थी कि हर प्यादा एनडीए का खुद को वजीर मानकर चलता रहा। और जब धीरे धीरे ऐसी परिस्थिति आई कि समझौता हो गया एनडीए के भीतर, तो हर को समझ के आया कि वो दरअसल प्यादा है, वो वजीर नहीं है, वजीर एक ही है। और उस वजीर को मात देने की स्थिति में ये पूरे टेलीफोन कॉल की यात्रा और पूरे रणनीतिक और राजनीतिक परिस्थितियों का ताना बाना बुनने की सोच इस दौर में निकल कर आई। इंतजार कीजिए कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, बाकी बिसात तो आप समझ गए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।